नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त जोधपुर में शैतान सिंह अपनी पत्नी और बेटी और मान सिंह के साथ बैठा हुआ था। वहीं उसे किसी का फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाता है, कुछ देर बाद बात कर फ़ोन रख देता है। तभी शैतान सिंह की पत्नी अवंतिका शैतान सिंह से पूछती है, किसका फ़ोन था जो इतनी रात को उसने फ़ोन किया आपको? शैतान सिंह शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, था किसी शुभचिंतक का और था हमारे लिए एक नए शिकार का। अवंतिका, मालिनी और मानसिंह कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ शब्दों में बताइए। शैतान सिंह क्रूरता भरी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, कल के लिए आदमी तैयार करने को कह दो मान सिंह, क्योंकि कल तुम्हारा बदला और मेरी बेटी की बेइज्जती का हर्जाना देने का टाइम आ गया है। मान सिंह अपने पिता से पूछता है, आप पहेलियों में बात करना पहले बंद कर दीजिए और क्या है यह वह बताइए, और क्यों आदमी तैयार करने हैं? कैसा हर्जाना और कैसी बेइज्जती? शैतान सिंह अपने बेटे को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुझ जैसे नालायक छोरे को पहले मन्ने को काम बताया से वह काम पहले करो। तन्ने अभी तक समझ जाना चाहिए छोरे, मैं किसकी बात करूँ शू? मान सिंह कन्फ्यूजन होते हुए बोला, किसकी बात कर रहे हो आप? शैतान सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह मान सिंह को लताड़ते हुए कहता है, जिस छोरी ने सारे अलवर के सामने थारा हाथ तोड़ा सा, वो छोरी की बात करा शू? शैतान सिंह को गुस्सा करते हुए देख अवंतिका और मालिनी दोनों एक साथ कहते हैं, शांत हो जाइए पापा, शांत हो जाइए जी। अवंतिका फिर से कहती है, क्यों गुस्सा कर रहे हो उस पर? जाने दीजिए, उसे जल्दी समझ में नहीं आता है। शैतान सिंह गुस्से में कहता है, हाँ, या छोरे ने जल्दी समझ में ना आवे से, पर या छोरे ने छोरियों के पीछे लगा दो तो कैसे हुआ के पीछे पीछे डोगरा से। फिर शैतान सिंह अपना गुस्सा शांत करता है और उसे समझाते हुए कहता है, हमारे सारे आदमियों को कह दो वह छोरी को ना छोड़े, उसकी वजह से भारी बेटी का रिश्ता आर्यन सिंह से नहीं हुआ, या बात की सजा वह छोरी ने मिलेगी। इतना कहकर शैतान सिंह वहाँ से चला जाता है। शैतान सिंह के दिमाग में बहुत सारे शैतानी ख्याल आने लगते हैं और जाते जाते ही टेबल स्माइल पास करता है। वहीं मालिनी अपनी माँ को देखते हुए कहती है, उस मीरा को तो अब भगवान ही बचाए, उसने मेरे पिताजी से पंगा लिया है जो शैतानों के नाना है। ये कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। अलवर, रात का समय। आर्यन और मीरा दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। आर्यन मीरा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में खुद की साड़ियाँ और कपड़े रखने की? पहले मेरे घर में आई, फिर मेरे कमरे में, अपनी अलमारी में भी अब घुस जाओगी। पर इस बात पर मीरा आर्यन का मजाक उड़ाते हुए राजस्थानी लैंग्वेज में कहती है, अरे वाह म्यारा बिंद गुस्से में, कितना क्यूट लागे से, पर म्यारा मन थारा मुंह नोचने का करा से। आर्यन उसे घूरते हुए बोला, तुमने क्या कहा मुझे? मीरा फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैंने सही सोचा था, अलवर के राज में बहरे हो गए हैं, उन्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती हैं। आर्यन फिर से मीरा की बातों से गुस्सा हो जाता है। चूहे बिल्ली जैसे झगड़ने लगते हैं। कभी कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है और दोनों रुक जाते हैं। आर्यन मीरा से कहता है, जाओ दरवाज़ा खोलो, कौन है देखो। मीरा आर्यन को जवाब देते हुए कहती है, जी हुकुम मेरे हुजूर आला, आपको क्या लगता है मैं ऐसा करूँगी? जाओ और चुपचाप दरवाज़ा खोलो आप, क्योंकि मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। इतना कहकर वो फिर से अपना सामान आर्यन के अलमारी में रखने लगती है। आर्यन पैर पटकते हुए दरवाज़ा खोलने चला जाता है। आर्यन दरवाज़ा खोलता है और सामने 30 साल की औरत, उसने महल के कर्मचारी जैसे कपड़े पहने हुए थे। वह औरत आर्यन से कहती है, कुंवर शाह
हम दोनों को राणा सा रानी सा ने अपने कमरे में बुलावो है। इतना कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। मीरा भी उस औरत की बात सुन लेती है और आर्यन अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था, इसलिए मीरा उसके पास आकर उसे धक्का देकर बाहर चली जाती है और आर्यन को देखते हुए कहती है, हमारे पतिदेव जी चलना है मासा और बाबा सा के पास। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। मीरा और आर्यन को ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह दोनों कुछ देर पहले टॉम एंड जेरी जैसे लड़ रहे थे। वहीं जगत सिंह जी आर्यन को देखते हुए कहते हैं, हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन और मीरा दोनों एक साथ कहते हैं, कहिए बाबा साहब। फिर पत्रलेखा और जगत सिंह जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पत्रलेखा जी आर्यन से कहती हैं, तुम दोनों को हमारे इष्ट देव के मंदिर जाना होगा। यह हमारी घर की रीत है। शादीशुदा जोड़ा वहाँ पर एक बार मत्था टेकने जाता है और मुझे पता है तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने का कह रही हूँ। आर्यन सीरियस होते हुए कहता है, कब जाना है मासा? आर्यन की माँ पत्रलेखा उसे जवाब देती है, कल सवेरे 3 बजे, और वहाँ पर पूजा सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। वहीं पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी के कमरे में पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो वह सामने देखते हैं कि आर्यन और मीरा एक साथ खड़े थे। तो पत्रलेखा जी अंदर आने के लिए कहती हैं, अंदर आ जाइए आप दोनों। दोनों पत्रलेखा जी की बात सुनकर अंदर आते हैं। उनके सामने किसी आज्ञाकारी शख्स के जैसे खड़े हो जाते हैं। मीरा और आर्यन को ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह दोनों कुछ देर पहले टॉम एंड जेरी जैसे लड़ रहे थे। जगत सिंह जी आर्यन को देखते हुए कहते हैं, हमें तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आर्यन और मीरा दोनों एक साथ कहते हैं, कहिए बाबा साहब। फिर पत्रलेखा और जगत सिंह जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पत्रलेखा जी आर्यन से कहती हैं, तुम दोनों को हमारे इष्ट देव के मंदिर जाना होगा। यह हमारी घर की रीत है। शादीशुदा जोड़ा वहाँ पर एक बार मत्था टेकने जाता है और मुझे पता है तुम दोनों की शादी किन हालातों में हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने का कह रही हूँ। आर्यन सीरियस होते हुए कहता है, कब जाना है मासा? आर्यन की माँ पत्रलेखा उसे जवाब देती है, कल सवेरे 3 बजे, और वहाँ पर पूजा सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। आर्यन कहता है, ठीक है मासा, हम चले जाएंगे। फिर पत्रलेखा जी और जगत जी आर्यन और मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मीरा तुम यहाँ से अपने कमरे में जाओ, हमें आर्यन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। मीरा जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी के कमरे से बाहर जा चुकी थी। वहीं आर्यन अपनी माँ और पिता को देखते हुए बोलता है, वो चली गई है, क्योंकि पत्रलेखा जी ने आर्यन से कहा था कि देखो मीरा चली गई या नहीं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी एक गहरी सांस लेते हैं और आर्यन को देखते हुए फिर एक दूसरे को देखते हैं। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी को कुछ कहने का इशारा करती हैं। जगत सिंह जी कुछ सोचते हुए आर्यन से कहते हैं, देखिए आर्यन, हमारे बाद यह रियासत और पूरा राजस्थान आपको ही संभालना है, इसलिए हमने आप पर जल्दी जिम्मेदारी डालने का फैसला किया था और पूरे राजस्थान में ऐलान कर दिया था आपकी शादी के बाद जल्द ही राज्याभिषेक होगा। पर हमें पता चला कि आपकी शादी पहले ही हो चुकी है और तो हम राज्याभिषेक को टाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमने आज पुरोहित जी को बुलाया था। इतना कहकर वो शांत हो जाते हैं। फिर आर्यन उन्हें शांत देख कर कहता है, फिर उन्होंने क्या कहा पिताजी? इस बार पत्रलेखा जी ने आर्यन को जवाब देती हैं, तुम्हें पता है हमारे राजवंश में एक परंपरा है, हर 100 सालों में निभाई जाती है, और पिछली बार यह परंपरा जयपुर में आपके मामा के यहाँ पर निभाई गई थी। आपको तो याद ही होगा। आर्यन हाँ माँ, हमें याद है, हम कैसे भूल सकते हैं उस खूनी जंग को। उस खूनी खेल में दुश्मनों ने खून की होली खेली थी। उस दिन दुश्मनों ने हमारे कितने लोगों को मार दिया था। फिर हमारे मित्र रियासतों ने नाना शाह का और मामा शाह का साथ दिया था, इसलिए आज उदयपुर रियासत इतनी शांति से फल फूल रही है। फिर आर्यन कुछ सोचते हुए कहता है, पर इससे मेरा और राज्याभिषेक का क्या लेना देना? अब बारी जगत सिंह जी के कहने की थी, इसलिए वह आर्यन को देखते हुए कहते हैं, लेना देना है आर्यन, क्योंकि इस बार पूजा में आप बैठने वाले हो।
वही पूजा, वही खूनी खेल फिर से होने वाला है। और इस बार यह खूनी खेल जयपुर जैसा नहीं बल्कि एक प्रलय जैसा होगा। इस बार खून की होली नहीं, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि इस बार सवाल अलवर रियासत की गद्दी का है। तो कोई दुश्मन ऐसा नहीं होगा जो इसका फ़ायदा उठाना ना चाहेगा। हर कोई चील की तरह घात लगाए हुए इस मौके का इंतजार कर रहा है, कब यह दिन आए और कब सारे दुश्मन एक साथ हम पर हमला करें। इसे हम इसलिए हम पहले से आपको आगाह करना चाहते हैं। आपको इस पूजा के लिए तैयार रहना होगा और साथ में आपकी पत्नी मीरा के लिए भी पूजा में और राज्याभिषेक में आपको और आपकी पत्नी को ही बैठना है। जितनी महत्वपूर्ण यह राज्याभिषेक की विधि है, उतनी ही महत्वपूर्ण बलिदान पूजा भी है। यह महापूजा अपने साथ यश और वैभव और समृद्धि लाती है, पर साथ में हमसे बहुत कुछ छीन कर ले जाती है और हम इसे टाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूजा सदियों से हमारे खानदान में चली आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। पिछली बार हमारे हमारे पर दादाजी थे जिन्होंने यह पूजा कराई थी। इस बार बारी है आपकी जो यह पूजा करेंगे। साथ ही पूजा में अनेकों प्रकार के खतरे आएंगे, इससे आप पहले से अवगत होंगे। इस बार और एक खतरा आने वाला है जो कि हमारी वजह से आपके ऊपर है। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? और आपकी वजह से हम पर कैसा खतरा? जगत सिंह जी गहरी सांस लेते हैं और आर्यन को देखते हुए कहते हैं, शैतान सिंह, उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है अलवर में, और शैतान सिंह उन इंसानों में से है जो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकता। वो ज़रूर बदला लेगा हमसे। उसे अच्छे तरीके से हम उसे जानते हैं। उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा है, तो वो हमें क्यों छोड़ेगा? इस बार पूजा में आप बैठेंगे तो शैतान सिंह इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और हमसे सौदा करने आएगा। आर्यन कन्फ्यूज़ होते हुए अपने पिताजी से कहता है, कैसा सौदा पापा? जगत सिंह जी गहरी सांस लेते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, जोधपुर का सौदा, क्योंकि जोधपुर रियासत शैतान सिंह के नाम पर नहीं है और ना ही वो उसका उत्तराधिकारी है। उसके उत्तराधिकारी 3 हैं, मतलब कि जोधपुर के राजा प्रताप की 3 संतानें जोधपुर के उत्तराधिकारी हैं। हमने सुना था 7 साल पहले उनके महल पर किसी ने हमला किया था। महल पर हमला कर उन सबको मार दिया था, पर हमें हमारे गुप्तचरों ने बताया कि तीनों बच्चे वहाँ से भाग गए और अब कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। और एक बात, 2 महीने बाद शैतान सिंह के पास जितनी भी जायदाद थी, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की डेट ख़त्म होने वाली है और उसके हाथ से पूरा रावत एम्पायर भी शैतान सिंह इसलिए इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, क्योंकि उसे पता था राणा शाह की पावर के बारे में। अगर हमारे बस में हो तो हम किसी भी रियासत को छीनकर उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए शैतान सिंह अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिए उसने मालिनी का रिश्ता तुमसे करवाने के लिए मुझसे दरख्वास्त की, और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। और कुछ दिन पहले मेरे पास एक अनजान चिट्ठी आई और उसमें शैतान सिंह के बारे में सारा सच बताया, पर हमने सगाई का ऐलान पूरे राजस्थान में कर दिया था, इसलिए हम इसे टाल भी नहीं सकते थे। पर मीरा ने सगाई को टाल कर सबसे बड़ा काम किया। इतना कहकर वो शांत हो जाते हैं। वहीं रात का वक्त, दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में ज्योति से बात कर रही थी। मीरा के चेहरे के भाव बहुत गंभीर हो गए थे। उसके चेहरे से गंभीरता साफ झलक रही थी। मीरा अपनी ठंडी आवाज़ में ज्योति से कहती है, कल कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, क्योंकि शैतान सिंह का इतना बड़ा अपमान हुआ है पूरे राजस्थान के सामने। वह चुप नहीं बैठने वाला। कल हो ना हो, ज़रूर कोई अपनी अगली चाल चलेगा। ज्योति हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हमें पता है राजकुमारी, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ज्योति के यह कहने पर मीरा उसकी तरफ देखते हुए एक शैतानी मुस्कुराते हुए कहती है, ज्योति मीरा की मुस्कुराहट देखकर उससे कहती है, राजकुमारी जी, आप इस हालत में भी ऐसे मुस्कुरा रही हैं? मीरा ज्योति की बात सुनकर उससे बोलती है, मेरे मुस्कुराने की वजह कुछ और है। बस कल का इंतजार करो तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि कल वो जो भी चाल चलेगा हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे।
वो हमें मारने कल ज़रूर अपने आदमी भेजेगा। हम उसकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, पर आप चिंता ना करें, बस कल का इंतज़ार करें। ज्योति को भी मीरा की बात पर अब विश्वास होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता से जितनी भी बार शैतान सिंह के बारे में सुना है, उससे अंदाज़ा हो गया था कि शैतान सिंह कितना गिर सकता है। पर मीरा ने कहा था कि कल का इंतज़ार करें, इसलिए वह वैसा ही करना चाहती थी। कुछ देर बाद वह बात कर वहाँ से चली जाती है। रात के तकरीबन 3 बजे आर्यन और मीरा के कमरे में मीरा तैयार हो रही थी। उसने लाल कलर का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। लहंगा दिखने में बहुत भारी लग रहा था। उस पर हीरो और मोती सी नक्काशी की लगी हुई थी, और मीरा ने गले में नौलखा हार के साथ साथ राजस्थानी पुश्तैनी गहने भी पहने हुए थे। माथे पर राजस्थानी मांग टीका, उसके नीचे सिंदूर, ललाट पर एक छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल लगाकर तैयार हो रही थी। आर्यन भी राजस्थानी पोशाक में तैयार हो गया था। उसने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। गोल्डन कलर का कुर्ता और वाइट कलर की धोती, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने गले में राजस्थानी मोतियों की माला और रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। वहीं हाथों में सोने का कड़ा पहना हुआ था, जिसके एक तरफ शेर का मुंह था और दूसरी तरफ त्रिशूल था। दोनों एक दूसरे के आर पार हो रहे थे, और आर्यन ने अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे। आर्यन दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं वह मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। मीरा भी अभी अपना मेकअप खत्म कर सामान रख रही थी। आर्यन उसे कहते हैं, चलिए हमें चलना है। अभी मीरा आर्यन की तरफ पलटती है और आर्यन के सामने मीरा का चेहरा आ जाता है, और उसे देखकर आर्यन की सांसें ही रुक जाती है। मीरा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आर्यन उसे एकटक देखता रहता है। आर्यन को अपनी तरफ देखकर एकटक मीरा एक चुटकी बजाते हुए कहती है, पति देव कहाँ खो गए। आर्यन हड़बड़ा जाता है, मीरा की तरफ देखते हुए फिर कहता है, चलना नहीं है हमें, सूरज उगने से पहले हमें वहाँ पूजा करनी होगी, तो चलिए। इतना कहकर आर्यन बाहर चला जाता है, और बाहर जाते वक्त अपने मन में कहता है, ये मुझे क्या हो गया था। इस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि इसकी खूबसूरती में ही खो जाओ, पर खूबसूरत चीज़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती है, कभी कभी हानिकारक भी होती है। इतना कहकर वह चला जाता है। महल के हॉल में पत्रलेखा जी जगत सिंह जी उठकर बैठ गए थे। वहीं हॉल में दोनों टहल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज आर्यन और मीरा को एकलिंग जी के मंदिर जाना है, तो वह जल्दी से उठकर उनके लिए तैयारी करके रख दी थी। वहीं आर्यन और मीरा दोनों एक साथ नीचे आते हैं, तो पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी दोनों की नज़र उन पर जाती है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन दोनों को देखकर पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ जाती है। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहती हैं, राणा सा, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है इनकी जोड़ी साक्षात ऊपर वाले ने ही अपने हाथों से बनाई है। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपने सही कहा रानी शाह, मन्ने लागे से या दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने घनी मशक्कत के साथ बनाई से। पत्रलेखा जी अचानक से कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। जगत सिंह जी बोले, मेरा कहने का मतलब है ये है कि इन दोनों की शादी किन हालातों में हुई है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, फिर भी एक साथ एक ही कमरे में रह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने इन्हें बड़ी मशक्क़त से बनाया है। इस बात पर पत्रलेखा जी भी हंस देती हैं। तभी वहाँ पर मीरा और आर्यन चलकर उनके पास आते हैं और उन दोनों के पैर छूते हैं। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी पत्रलेखा जी मीरा को एक सोने की थाल देती हैं और कहती हैं, यह थाल आप पंडित जी को देनी है। मीरा देखती है कि थाल में सारी पूजा की विधि का सामान था। तभी पीछे से ज्योति भी आ जाती है और उन दोनों के साथ जुड़ जाती है। फिर आर्यन पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहता है, माँ हम चलते हैं, हमें देर हो जाएगी, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। पत्रलेखा जी भी उन्हें जाने की इजाज़त दे देती हैं। आर्यन और मीरा वहाँ से जाने लगते हैं, तो उनके पीछे पीछे ज्योति भी जाने लगती है। तो पत्रलेखा जी ज्योति को रोकने के लिए कहती हैं, ज्योति रुकिए, रुकिए ज़रा, आप कहाँ जा रही हैं। ज्योति पत्रलेखा जी को जवाब देते हुए कहती है, जी रानी सा, हम भी इन दोनों के साथ जा रहे हैं। पत्रलेखा जी ज्योति से कहती हैं, आप क्यों जा रही हैं। ज्योति इनके साथ
इन्हें अकेले जाने दीजिए, आप यहीं रुक जाइए। फिर ज्योति कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं रानीशा, अगर हम यहाँ रुक गए ना तो यह दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अगर रास्ते में लड़ने लग गए ना तो एक दूसरे की जान ले लेंगे, इसलिए हम इन्हें संभालने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर ज्योति पत्रलेखा जी की तरफ टुकुर टुकुर देखती है। ज्योति को ऐसे देखते देख पत्रलेखा जी मुस्कुरा देती हैं और ज्योति को जाने की इजाज़त दे देती है। वहीं बाजू में खड़े जगत जी भी मुस्कुराने लगते हैं। वहीं कुछ देर बाद आर्यन की गाड़ी में बैठ गई थी। दोनों आर्यन की गाड़ी में बैठ गई थी। आर्यन गाड़ी स्टार्ट करता है और महल के दरवाजे से बाहर चला जाता है और तभी आर्यन की गाड़ी के पीछे शाही गार्ड की गाड़ियां भी उनके साथ चलने लगती हैं। मंदिर बहुत दूर था। अलवर से तकरीबन मंदिर के लिए जाने को 2 घंटे लगते हैं। वहीं इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है पुरातन काल में अलवर के महाराजा ने इस मंदिर को बसाया था। वहीं पुरखों से आर्यन का खानदान इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। देखा जाए तो इस मंदिर में ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं है, बस शाही खानदान के अलावा। गाड़ी महल से बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही देर में गाड़ी अलवर की सड़कों पर दौड़ने लगी। वहीं उनके गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां और आ गई जो कि लॉयल गार्ड्स थे। गाड़ी के अंदर मीरा ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठी हुई थी और वह अंधेरे में चांद की रोशनी में जगमगाती हुई अलवर के रास्ते को देखे जा रही थी। आर्यन गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़र मीरा पर पड़ जाती है, फिर से उसके चेहरे पर ठहर जाती है। मीरा आज दिख भी बहुत सुंदर रही थी। वहीं चांद की रोशनी खिड़की से आकर मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा उस चांद की रोशनी में और भी खूबसूरत दिख रहा था। वहीं मीरा को भी आर्यन की नज़रों की तपिश महसूस होती है और वह आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन अभी भी मीरा के चेहरे को देख रहा था। उसे महसूस भी नहीं हुआ कि मीरा उसकी तरफ देख रही है। वो खोया हुआ मीरा के चेहरे को देख रहा था। ज्योति पीछे बैठकर मोबाइल चला रही थी, पर वह बस मोबाइल चलाने का नाटक कर रही थी। उसने टेढ़ी नज़रों से आर्यन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अरे पतिदेव जी, मारने का इरादा है क्या? सामने देखकर गाड़ी चलाओ। हमारे चेहरे पर गूगल मैप नहीं है जो हमें देख रहे हैं। मीरा ने आर्यन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं ना कि यमराज के। आप तो सीधा हमें यमराज के दरबार पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आर्यन मीरा की इस बात से उसका ध्यान टूटता है और वह सामने देखकर गाड़ी चलाने लगता है। फिर हकलाते हुए कहता है, मैं मीरा, यह मैं क्या क्या लगा रखा है? मीरा ने कहा, यह मैं क्या लगा रखा है? बकरी हो जो आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। आर्यन चिढ़ा आर्यन को चिढ़ाकर आर्यन चढ़कर मीरा की तरफ देखता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था, मैं तो चांद की तरफ देख रहा था। मीरा भी तुनक कर बोलती है, चांद आपको सामने से भी दिख जाएगा, ना कि मेरे बाजू की खिड़की से। सामने देखकर गाड़ी चलाइए, नहीं तो यहीं उतर रहे हैं हम। हमें शौक नहीं है इतनी जल्दी आपके साथ मरने का। हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ मरने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ मरने से अच्छा मुझे कोई गोली मार देना तो मुझे खुशी होगी। गोली से मैं मार खा लूँगा और मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ मरना नहीं चुनूँगा। आर्यन ने मीरा पर बरसते हुए कहा। आर्यन की इस बात पर मीरा ने कहा, मीरा कहाँ पीछे रहने वाली थी? वह भी आर्यन से 2 कदम आगे ही रहती है ना। हाँ, मुझे बड़ा शौक है कि आपके साथ मरने का। मैं तो मरी जा रही हूँ ना आपके साथ मरने के लिए। अगर मुझे कोई जहर खाने को दे और आपके साथ मरने को कहा तो मैं जहर खाना पसंद करूँगी, ना कि आपके साथ मरने का। मीरा ने भी तुनक कर आर्यन से कहा। अरे बस भी कर दीजिए, आप दोनों कितना झगड़ रहे हैं। आप छोटे बच्चे नहीं रहे 5-6 साल के, आप एडल्ट हो चुके हो 26 और 25 साल के। आप दोनों फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार करती हो, ज्योति ने तंग आकर चिल्लाते हुए कहा। फिर ज्योति आर्यन की तरफ देखती हुई बोलती है, और कुंवर साहब, आप तो राजकुमार हैं ना, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अभी तो थोड़ा समझ जाइए, माहौल देखिए, माहौल की नज़ाकत को देखिए। हम मंदिर जा रहे हैं पर आप दोनों अभी झगड़ा करते हुए जा रहे हैं। अगर यह बात हुक्मरानी शाह को पता चल गई ना तो देख लीजिए वह क्या कहेंगी आप दोनों को, पता है ना। ज्योति की डांट सुनकर दोनों अपना मुंह बिचका लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं। वहीं ज्योति पीछे गहरी गहरी सांस ले रही थी, फिर वह भी शांत हो जाती है।
अब गाड़ी का माहौल शांत हो गया था। आर्यन भी शांति से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद सवेरे 5 बजे एकलिंग जी के मंदिर आर्यन की गाड़ी एकलिंग जी के मंदिर में पहुंच चुकी थी। वहीं एकलिंग जी के मंदिर के सामने गाड़ी रुकती है। उसमें से पहले आर्यन निकलता है, फिर मीरा और पीछे से ज्योति निकलती है। भोर के अंधेरे में मंदिर के चारों तरफ लाइट जल रही थी और उसमें पत्थर में बना हुआ पूरा मंदिर दिख रहा था। जब मीरा उस मंदिर को देखती है तो वह उस मंदिर को देखती ही रह जाती है। मंदिर पूरा पत्थरों से बना हुआ था। दिखने में मंदिर 200 से 300 साल पुराना लग रहा था। यह मंदिर राजपूताना शैली में बनाया गया कला का एक बेहतर नमूना था। वहीं मंदिर के द्वार पर तो बड़े नंदी बने हुए थे, जैसे कि वह मंदिर की पहरेदारी कर रहे हों। उनका मुख सामने की ओर था। मंदिर की दीवार पर अनेकों भगवान की मूर्तियां पत्थर से बनाई गई थी, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और इनसे मंदिर की शोभा और हो रही थी। मंदिर के बाजू में बहुत सारे त्रिशूल खड़े हुए थे। तभी ज्योति अपने हाथ में थाल लेकर आती है और मीरा से कहती है, मीरा चलिए, हमें देर हो रही है। आर्यन मंदिर की ओर बढ़ चुका था और मीरा बस मंदिर को देखे जा रही थी। जब उसकी नज़र आर्यन पर जाती देखी तो उसने आर्यन को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे पतिदेव जी, रुकिए तो, रुक जाइए, हमें भी आने दीजिए। उसने ज्योति के हाथ से सोने की थाल ले ली और आर्यन के पीछे जाने लगी। वहीं मंदिर के अंदर मंदिर के बड़े पुरोहित को आर्यन और मीरा के आने की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए वह लोग बाहर आ जाते हैं। आर्यन और मीरा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए उनके पीछे पीछे ज्योति भी मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। वहीं उनके सामने मंदिर के पुरोहित और पंडित जी खड़े रहते हैं। मंदिर के पुरोहित और पंडित मीरा और आर्यन को देखकर आदर भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, खम्भी खड़ा कुंवर शाह और कुंवर रानी शाह। आर्यन अपने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, खम्बा खड़ी। आप सबने मीरा पुरोहित जी के पास जाकर सोने की थाल उनकी तरफ देखकर कहती है, पुरोहित जी, यह थाल मासा ने आपको देने के लिए कहा था। फिर पुरोहित जी मंदिर के सेवकों को बुलाकर वह थाल ले लेते हैं और मीरा और आर्यन को मंदिर के गर्भगृह में चलने के लिए कहते हैं। आर्यन और मीरा दोनों गर्भगृह में जाते हैं। वहीं गर्भगृह के अंदर एकलिंग जी की शिवलिंग स्थापित थी। पंडित जी और पुरोहित जी मीरा और आर्यन को एकलिंग जी के सामने बैठने के लिए कहते हैं और दोनों उनके कहे अनुसार बैठ जाते हैं और पुरोहित जी और पंडित जी पूजा आरंभ करते हैं। कुछ देर में मंदिर के गर्भगृह में मंत्र उच्चारण चालू हो जाते हैं और वहीं पूरे मंदिर परिसर में मंत्र गूंजने लगते हैं। वहीं मंदिर के बाहर आर्यन की रॉयल गार्ड्स पहरा दे रहे थे, तो वहीं कई सारी काली गाड़ियां मंदिर परिसर में दाखिल होती हैं और उन काली गाड़ियों में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और उनके हाथ में धार अस्त्र भी थे। सुबह के 7 बज रहे थे और पूजा संपन्न हो चुकी थी। आर्यन और मीरा एक लिंग जी का आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकल रहे थे कि तभी उनकी नज़र मंदिर के प्रांगण में पड़ती है और प्रांगण में आर्यन की रॉयल गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी। यह देखकर आर्यन और मीरा और ज्योति हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर शस्त्र लाना मना था और बाहर किसी ने उनके गार्ड्स की हत्या कर दी। यह देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मीरा यह सब देखकर हैरान और परेशान थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि यह काम किसने किया है। वहीं ज्योति भी मीरा के पास ही खड़ी थी। उसे डर लगने लग गया था। वहीं तीनों इस मौत के मंजर को देखकर हैरान भी थे और उनके मन में गुस्सा भी था। सबसे ज़्यादा गुस्सा मीरा को आ रहा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदेशा था कि यह काम किसी और का नहीं, उसके सौतेले चाचा शैतान सिंह का है। आर्यन को यह पता नहीं था कि यह काम किसने किया है, इसलिए उसका सारा शक मीरा पर जा रहा था। ज्योति यह सब देखकर अपने मन में कहती है, हो गया सत्यानाश। हम सोच कर आए थे कुछ दिन शांति से बैठेंगे, पर शैतान सिंह को बहुत खुजली हो रही है और उससे खुजली मिटाने के लिए उसने यह सब किया। अब भगवान ही बचाए शैतान सिंह को, क्योंकि अगर राजकुमारी को अब गुस्सा आ गया तो शैतान सिंह बड़ा पछताएगा। ज्योति अपने मन में इतना ही सोच रही थी कि वहाँ पर 30 से ज़्यादा आदमी आ जाते हैं और उनके हाथ में तलवार और बंदूक होती है। यह देखकर ज्योति अपने मन में कहती है, अब नहीं बचेंगे यह सब लोग। इतना कहकर वो उन सब लोगों को देखने लगती है। वहीं आर्यन सब लोगों को देखकर उनसे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अलवर के लोगों पर हाथ उठाने की, उन्होंने मारने की। एक आदमी जो पान खा रखा था, मारी थारे लोगों से कोई दुश्मनी ना से राजकुमार, मारे को बस जे सॉरी चाहिए। वह मीरा की तरफ इशारा करता है और आर्यन को देखते हुए कहता है,
आर्यन उस आदमी को गुस्से से देखते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम, और तुम्हें यह किसने भेजा है यहाँ? वह आदमी आर्यन को जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम प्रमोद से, और आप लोगों को जानना है, आप लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमें बस ये लड़की चाहिए। उसने फिर से मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज्योति उन आदमियों को देखते हुए अपने मन में कहती है, प्रमोद को बड़ी जल्दी है स्वर्गवासी बनने की, जो खुद यहाँ मौत के मुंह में चला आया। प्रमोद ने फिर से मीरा की तरफ इशारा किया तो आर्यन को गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से प्रमोद से कहा, तुम जानते भी हो, तुम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो ना, वो अलवर की होने वाली रानी है और हमारी धर्म पत्नी है। प्रमोद आर्यन को देखते हुए कहता है, हमें पता से यह लड़की कौन है, पर हम लोगों को तुम्हारी पत्नी की सुपारी मिली है और हमारे मालिक ने कहा है कि वह लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हैं, बस इस लड़की को छोड़ जाइए। प्रमोद की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहाँ पर जोर से घूंसे की आवाज़ आती है। आर्य ने जोर से घूंसा प्रमोद को मारा था, जिससे प्रमोद नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से एक दांत भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी के बारे में यह कहने की, और आज तुमने हम पर हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर आर्यन फिर से प्रमोद को जोर से मुक्का मारता है और प्रमोद दर्द से तड़पते हुए अपने आदमी से कहता है, मुझे मार खाते क्यों देख रहे हो, जाओ और हमला करो। प्रमोद के इतना कहते ही प्रमोद के सारे आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर मीरा और ज्योति की तरफ बढ़ने लगे। मीरा ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था और ज्योति समझ रही थी कि मीरा कुछ क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि उसे पता है शिकार करने से पहले शेरनी हमेशा शांत रहती है और एकदम से शिकार करती है। आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। प्रमोद के 3-4 आदमियों ने मीरा को घेर लिया था। मीरा के पास कोई हथियार नहीं था, ज्योति के पास भी एक भी हथियार नहीं था। इधर आर्यन को भी 3-4 आदमियों ने घेर लिया था और प्रमोद उठकर आर्यन के सामने खड़ा हो चुका था। प्रमोद आर्यन को देखते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम मेरी बात सुनकर यहाँ से चले जाओगे, पर नहीं, तुम्हें भी मरना है और तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुमने प्रमोद सिंह पर हाथ उठाया है, जिसके नाम से लोग डर से कांपते हैं। तुमने उसी पर हाथ उठा दिया। आज तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहेंगे। इधर मीरा पर एक साथ 2-3 लोगों ने वार कर दिया था और मीरा बिना हथियार के उनसे लड़ रही थी। पहले मीरा ने एक आदमी के पेट पर लात मारी, उसके हाथ से तलवार छीन ली और सामने वाले की छाती में घुसा दिया, जिससे खून का फव्वारा उठा और वह आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर मीरा ने उसी तलवार से 2 लोगों को मार दिया और ज्योति की तरफ चली गई। वहीं ज्योति 3-4 आदमियों से एक साथ लड़ रही थी। ज्योति लड़ने में माहिर थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से ही लड़ना सिखाया था। इसके साथ ही ज्योति ने एक आदमी के हाथ से तलवार छीन ली और उसी पर प्रहार कर दिया, जिससे वह आदमी कराते हुए नीचे गिर गया और धीरे धीरे कर ज्योति ने 4-5 आदमियों को नीचे मौत की नींद सुला दिया। वहीं मीरा वहां पहुंची तो वह ज्योति को हैरानी से देखने लगी और हैरानी से देखते हुए कहा, वाह ज्योति, तुमने इन्हें तो नर्क के दर्शन करवा दिए। फिर दोनों हंसने लगती हैं। वहीं दोनों हंस रही थी कि तभी ज्योति के पीछे तलवार से कोई वार करने ही वाला था कि मीरा ने ज्योति को एक तरफ धक्का दिया और अपने नंगे हाथों से उस तलवार को पकड़ लिया। अपने हाथ की तलवार उस आदमी के आर पार कर दी, जिससे वह आदमी नीचे गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं ज्योति नीचे गिर चुकी थी। वह जब मीरा को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और फिर उठकर मीरा के पास जाती है, उसके हाथ को देखने लगती है। उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो गया था, जिससे खून निकल रहा था। ज्योति मीरा को देखते हुए कहती है, राजकुमारी जी, आपने क्या किया? हमें बचाने के लिए खुद को चोट लगा ली। अगर हमें चोट लग जाती तो क्या हो जाता? मीरा ज्योति को कड़क लहजे में कहती है, अगर आपको चोट लग जाती ज्योति, तो हमें भी उतना ही दर्द होता जितना अब हो रहा है। नहीं, पर उससे कई गुना ज़्यादा होता, क्योंकि आप भी हमारी बहन निकिता की तरह हो, निकिता की तरह ही हमें प्रिय हो। ये एक मामूली जख्म है, यह जल्दी ही भर जाएगा। मीरा की बात सुनकर ज्योति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ऐसी चिंता उसके पिता के अलावा किसी ने नहीं दिखाई थी। फिर वह अपना दुपट्टा फाड़ती है और मीरा के घाव पर बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने भी 3-4 लोगों को मार दिया था और अब उसे 2 लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ प्रमोद आता हुआ कहता है, तुमने और तुम्हारे लोगों ने मेरे कितने लोगों को मार दिया और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तुम तीनों को मौत की नींद सुला कर रहूंगा। सबसे पहले बारी तुम्हारी।
कुंवर आर्यन। इतना कहकर वह आर्यन के हाथों पर अपनी तलवार से वार करने ही जा रहा था कि तभी वहां उड़ता हुआ त्रिशूल आता है, उसके सीने में धस जाता है और प्रमोद तड़पते हुए नीचे गिर जाता है और उसके सीने से और उसके मुंह से खून रिसने लगता है। आर्यन भी दोनों की पकड़ से छूट जाता है और उन दोनों को नीचे पड़ी हुई तलवार से मार देता है। पीछे मुड़कर फिर वो देखता है कि त्रिशूल किसने चलाई, तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। त्रिशूल किसी और ने नहीं, मीरा ने चलाया था। मीरा उसी जगह पर थी जहाँ ढेर सारे त्रिशूल गड़े हुए थे। उसी में से उसी में से एक त्रिशूल मीरा ने उठाकर प्रमोद पर वार किया था, जिससे प्रमोद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। फिर मीरा धीरे धीरे चलकर आर्यन के पास आती है और उसके पीछे ज्योति भी थी। वह भी मीरा के साथ चल रही थी। आर्यन को अपनी तरफ ऐसे हैरानी से देखते हुए देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह आर्यन को देखते हुए कहती है, ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो पतिदेव जी? यह तो एक टीजर है। ट्रेलर और पिक्चर रिलीज होना अभी बाकी है। देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं, और बाकी की हैरानी उस वक्त के लिए रहने दीजिए जिस वक्त हम बड़ा काम करेंगे। मीरा की इस बात पर आर्यन उसे टुकुर टुकुर देखने लगता है। मीरा आर्यन को इग्नोर कर आगे चली जाती है जहाँ पर प्रमोद आखिरी सांसें ले रहा था। फिर मीरा प्रमोद के पास उसके कान में झुककर कहती है, हमें मारने आए थे आप और खुद ही नर्क सिधार लिए। प्रमोद के चेहरे पर तड़प और दर्द के मिले जुले भाव थे। फिर भी मीरा को देखते हुए अटक अटक के कहता है, तू तू तूने मुझे कैसे मारा? कौन हो तुम जिससे वह सब मारना चाहते हैं? प्रमोद को ऐसे तड़पते देख मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना? आप मारने आए थे मीरा को, जो कि अलवर की कुंवर रानी है, और आपको और शैतान सिंह को मेरी असली सच्चाई भी नहीं पता है और चले आए मुझे ऐसे ही मारने। प्रमोद, जो कि अभी भी दर्द से तड़प रहा था, वह कन्फ्यूजन भरे भाव चेहरे पर लाते हुए कहता है, आज मैं मर रहा हूँ पर मेरे लोग तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। मीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जो अपने सगे लोगों का नहीं हुआ वह तुम्हारा क्या होगा? शैतान सिंह कभी तुम जैसे मामूली आदमी का बदला लेने यहाँ नहीं आएगा। प्रमोद शैतान सिंह का नाम मीरा के मुंह से सुनकर हैरान हो जाता है और दर्द भरे भाव लाते हुए फिर से उससे कहता है, तुम तुम्हें कैसे पता कि मुझे शैतान सिंह ने यहाँ भेजा है? और तुम कैसे जानती हो उसे? और तुम्हें कैसे पता कि वह खुद अपनों का नहीं है? मीरा उसे देखते हुए बोली, तुम मरने वाले हो तो एक राज की बात जान लो, क्योंकि तुम्हारे मरते ही यह राज तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगा। तो सुनो, मैं अलवर की कुंवर रानी मीरा सिंह सोलंकी नहीं, बल्कि जोधपुर की असली राजकुमारी और बड़ी राजकुमारी हूँ। यह बात सुनकर प्रमोद की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह अटक अटक कर कहता है, ये नहीं हो सकता। तुम तो सालों पहले मर चुकी थी ना। मैंने इसी हाथों से तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। फिर मीरा उसे दर्द भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, कराया था, पर तुम्हें पता है उस गाड़ी में हम नहीं बल्कि कोई और था। फिर वह फिर से प्रमोद की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, यह जानकर तुम्हें कैसा लगा, यह मुझे ऊपर से चिट्ठी लिख कर बता देना। इतना कहकर वह उठती है और त्रिशूल को उसके सीने के आर पार कर देती है और एक भयानक खीस के साथ प्रमोद वहीं दम तोड़ देता है। वहीं आर्यन मीरा की इस हरकत से और भी दशहत में आ जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। ज्योति भी मीरा की इस क्रूरता को देखने लगती है। फिर मीरा वहाँ से आर्यन के पास आती हुई कहती है, चलिए पतिदेव जी, इनका तो काम तमाम हो गया और हमें अब घर चलना चाहिए। पहले भी इतने भारी भरकम लहंगे ने मेरी जान निकाल दी है। अगर आप सही सलामत रहना चाहते हो तो चलिए घर चलते हैं। इतना कहकर मीरा कार की तरफ चली जाती है। ज्योति और आर्यन मीरा के पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं आर्यन ने संग्राम को फ़ोन करके कह दिया था कि लाशों को ठिकाने लगा दे। कार के अंदर शांति पसरी हुई थी। सबके चेहरे पर चोट और खून के दाग थे। आर्यन के कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे। वहीं मीरा तो पूरी खून से लथपथ थी। वह बस सामने की ओर मंदिर की तरफ देख रही थी। वहीं आर्यन की नज़र जब मीरा पर जाती है तो उसे वह सब याद आने लगता है जो कुछ देर पहले हुआ था। मीरा ने कैसे उस आदमी की, मतलब कि प्रमोद की छाती में त्रिशूल गड़ाकर उसे मार दिया था। फिर उसकी नज़र मीरा के हाथ पर जाती है जहाँ से खून रिस रहा था। अभी भी मीरा के हाथों से खून निकल रहा था। ज्योति को बचाने के चक्कर में मीरा ने जो तलवार पकड़ी थी वह उसे ज़्यादा गहरा घाव छोड़ गई थी।
मीरा के हाथों से खून बहता देख आर्यन बेचैन हो जाता है और बेचैनी से मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मीरा, तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है। इतना कहकर वह मीरा के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ पर दुपट्टा बंधा हुआ था। वह दुपट्टे का टुकड़ा खोलता है और मीरा के घाव को देखने लगता है। घाव बहुत गहरा हो चुका था। उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा करके खून बह रहा था। आर्यन ज्योति की तरफ देखते हुए कहता है, ज्योति, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में इमरजेंसी बॉक्स जल्दी से लाओ। ज्योति गाड़ी से उतरकर जल्दी से वो बॉक्स लाती है और आर्यन के हाथों में थमा देती है। आर्यन उस बॉक्स को खोलता है और उनमें से मेडिकल किट निकालता है। पहले वह मीरा के जख्म साफ करता है और उस पर पट्टी करने लगता है। आर्यन को यह सब करता देख मीरा उसकी तरफ ध्यान से देखने लगती है। आर्यन उसकी केयर कर रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था, पर उसके मन में कुछ अजीबोगरीब फीलिंग भी जाग रही थी। इसलिए वह आर्यन की तरफ ध्यान ना देते हुए खिड़की के दूसरी तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद पट्टी हो जाती है और मीरा रूखेपन से अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ा लेती है और कहती है, इतने से घाव से हम मर नहीं जाएंगे। आर्यन अपने मन में कहता है, दुष्ट कहेंगी। फिर वह अपनी नज़रें मीरा से हटाकर ड्राइविंग सीट पर ठीक से बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से गाड़ी ले जाता है। सुबह के 10 बजे अलवर रियासत, अलवर राजमहल। आर्यन के माता पिता, आर्यन के चाचा चाची और आर्यन की बहनें हॉल में बैठे हुए थे और वहाँ पर आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि कल उन्हें मीरा की मुँह दिखाई करनी थी, इसलिए सब लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं जगत सिंह जी अपने भाई जयदेव से कुछ बिजनेस रिलेटिव बात कर रहे थे और अपने छोटे भाई के बेटे के बारे में भी बात कर रहे थे। वहीं माधुरी जी और पत्रलेखा जी और रिद्धि और सिद्धि, वहीं महिला मंडल की बातें चल रही थी कि क्या क्या होना चाहिए मुँह दिखाई में और किन किन रियासत की रानियों और राजकुमारी को बुलाना चाहिए। तो वहीं एक पहरेदार भागते भागते आता है और हाल में बैठे हुए सब लोगों से कहता है, राणा सा, कुंवर सा और कुंवर रानी शाह आ गए हैं। इतना कहकर पहरेदार वहाँ से चला जाता है। सब लोग उस पहरेदार की बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है, पर यह मुस्कान ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। वहीं आर्यन, मीरा, ज्योति तीनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं। तीनों महल के अंदर आते ही सब लोगों की ओर देखते हैं और सब लोगों की नज़र भी उन तीनों पर जाती है और सब लोगों ने तीनों को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं, खास करके मीरा को देखकर, क्योंकि मीरा का पूरा लहंगा और हाथ खून से सने हुए थे। वहीं ज्योति का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ज्योति के चेहरे पर भी खून और हाथों में चोट लगी हुई थी। सबसे ज़्यादा कम चोट आर्यन को लगी हुई थी। वहीं सब लोग इन तीनों की ऐसी हालत देखकर सब लोग हैरानी से कहते हैं, यह क्या हाल बना लिया तीनों ने। ऐसा कहकर फिर पत्रलेखा जी कहती हैं, यह क्या हुआ आर्यन, आप जाते वक्त तो बहुत अच्छे दिख रहे थे और आते वक्त किसी का शिकार करते हुए आ रहे हैं। और मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, और मीरा, आपने आपकी हालत कैसे बना ली है, पूरे शरीर पर खून और छींटे लगवा ली हैं, ये कैसे हुआ और किसने किया। फिर ज्योति बीच में बोलते हुए कहती है, कुछ नहीं रानी साहब, बीच में कुछ जंगली शुअर मिल गए थे, बस उनका शिकार करते हुए आ रहे हैं। ज्योति की बातें किसी की समझ में नहीं आती हैं और वह कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, रेगिस्तानी इलाके में जंगली शुअर कहाँ से आ गए। वहीं मीरा ज्योति को घूरते हुए देखती है, जिससे ज्योति अपना मुंह लटका लेती है और मीरा उसके कान में कहती है, अब क्या कब क्या बोलना है ज्योति, उसका ध्यान रखा करो, कभी भी कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती हो। वहीं मीरा फिर से आर्यन की तरफ देखती है और उससे कहती है, पतिदेव जी, आप बताइए क्या हुआ वहाँ पर। इतना कहकर मीरा आर्यन की तरफ देखने लगती है। वहीं सब लोगों की नज़रें आर्यन की तरफ हो जाती है। आर्यन उनकी नज़रों को देखकर समझ रहा था कि उन्हें सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए सब कुछ बताना शुरू करता है। कैसे उन पर हमला हुआ, कैसे उन लोगों ने उनका डटकर सामना किया और कैसे मीरा ने प्रमोद को मारा। यह सब आर्यन ने अपने परिवार को बताया। वहीं सब लोग मीरा की ओर ऐसे देखने लगे जैसे कि किसी एलियन को देख रहे हों। पत्रलेखा जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वहीं माधुरी जी आश्चर्यचकित होते हुए कहती हैं, आर्यन, जरा संभल कर, अगर तुमने इसे जरा भी मीरा को तकलीफ पहुंचाई ना तो तुम्हारा हाल भी प्रमोद की तरह हो जाएगा, जरा बच कर रहें। मीरा माधुरी जी की बात सुनकर बच्चों जैसा फेस बना लेती है और उनसे कहती है, क्या मैं आपको इतनी बुरी दिखती हूँ। अगर मैंने उनको मारा नहीं होता ना, शादी के कुछ दिन बाद मैं विधवा हो जाती और मुझे इतनी जल्दी सफ़ेद साड़ी में नहीं रहना है, इसलिए मैंने उस आदमी को मार दिया।
मीरा की इस बात पर सब उसे आश्चर्यचकित होते हुए देख रहे थे, क्योंकि उसने किसी को मारा उसका उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है। उसे बस इस बात का इल्म है कि वह विधवा ना हो जाए और उसे सफ़ेद साड़ी ना पहननी पड़े। फिर माधुरी जी पत्रलेखा जी से कहती हैं, जी आपका बेटा ना बहू को नहीं शेरनी को ब्याह कर लाया है। अगर उस पर किसी ने नज़र भी उठाकर देख ली ना, यह शेरनी उसे फाड़ डालेगी। देखा नहीं आपकी बहू ने प्रमोद का कैसा हाल किया है। पत्रलेखा जी माधुरी को कहती है, चुप करो माधुरी, क्यों बेचारी की टांग खींच रही हो। पहले ही बेचारी इतना लड़कर आई है, थक गई होगी। इसलिए वह मीरा से कहती है, बेटा तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और नहा धो लो। उनके कहे अनुसार मीरा ज्योति चली जाती हैं। वहीं हॉल में जगत जी गहरे विचार में लीन होते हैं। तभी उनके विचार को तोड़ते हुए पत्रलेखा जी कहती हैं, क्या सोच रहे हो जी, जो अब इतनी गहरी चिंता में डूबे जा रहे हो। जगत सिंह जी अपनी पत्नी को देखते हुए कहते हैं, आज का हमला बस मीरा के लिए था और हमें कहीं ना कहीं ये शक है कि यह हमला शैतान सिंह ने करवाया है। अगर यह हमला शैतान सिंह ने नहीं करवाया है तो भला इस बच्चे का यहाँ पर दुश्मन कौन है, क्योंकि सबसे पहले दुश्मनी इसने शैतान सिंह से ही की है और वह अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे मारने को आतुर है। अच्छा वो हमारी बहू को लड़ना आता है, वरना तो बच नहीं पाती। वहीं उनका साथ देते हुए जयदेव जी कहते हैं, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। अगर मीरा का यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है तो हमें समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि यह हमला किसने करवाया है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, शैतान सिंह के अलावा ऐसी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता है। माधुरी जी और पत्रलेखा जी गहरे विचार में चले जाते हैं और दोनों एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, आप दोनों सही कह रहे हैं। वहीं आर्यन भी उनकी बातें सुन रहा था, बस कुछ कह नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में शैतान सिंह अपने महल में बने अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट, पर उसकी मुस्कुराहट को मातम में बदलने के लिए एक कॉल आता है। शैतान सिंह उस कॉल को पिक करता है और कहता है, कहो क्या बात है। दूसरी तरफ से ऐसी बात कही जाती जिससे शैतान सिंह के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों आगे अब इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनी, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।